नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो भौकाल टाइट है। इस वक्त हम मौजूद हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्रांति की धरा कही जाने वाली मेरठ में। मेरठ के लिए कहा जाता है कि यहां से 1857 की क्रांति का न सिर्फ सूत्रपात हुआ, बल्कि ये पूरी जो धरती है वो ऐतिहासिक धरती है। यहाँ आदिकाल से लेकर आज तक न जाने कितने तख्त ताज बदले, न जाने कितने नए नए यहाँ पर शासकों ने शासन किया। और अगर निकाय चुनाव की बात करें तो ये भी अपने आप में एक इतिहास है कि 95 से आज तक सत्ता के विरोध में ही यहाँ पर जो है तस्वीरें बदलती रही हैं, सत्ता के विरोध में चेहरे यहाँ बनते रहे हैं। लेकिन इस बार यहां पर किसका भौकाल टाइट है? क्योंकि मेरठ की अगर हम बात करें, बाबा जी ने बहुत सारे भौकालियों का भौकाल तोड़ा है। इस बार किसका भौकाल टाइट है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सत्ताधारी दल के साथ ही, अभी तक सत्ता के प्रतिकूल ही बहा है यहां पर। इस बार क्या वो मिथक तोड़ पाएंगे? मिथक तो बनते ही टूटने के लिए हैं। कोई मुख्यमंत्री कभी नोएडा की तरफ मुख भी नहीं करता था और इनका हेलीकॉप्टर लैंड करता है। हस्तिनापुर की बात करते हैं, कभी हस्तिनापुर जिसकी सरकार होती थी वही होता था, लेकिन इस बार सब कुछ बदल गया। तो निश्चित रूप से ये मिथक भी यहाँ टूटने जा रहा है जी। अच्छा, एक बार आपके पास ये बताइए, ये कह रहे हैं मिथक होते ही टूटने के लिए, इतिहास होते ही बदलने के लिए। हमने बहुत इतिहास बदले हैं, बहुत लोगों को इतिहास बना दिया है। आप क्या करने जा रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं इतिहास तो खैर बदलते ही हैं, लेकिन वो कुछ गलत इतिहास बना भी रहे हैं। हाँ, बनते हैं, नए बनते हैं, पुराने टूटते हैं। लेकिन हस्तिनापुर की बात करोगे तो वहीं का जो विधायक होता है उसी की सरकार होती है, तो सरकार जो है बीजेपी की है, तो वो टूटा नहीं है। तो चलिए, वो नहीं टूटा, लेकिन क्या इस बार यहाँ का, क्योंकि सपा का आज तक इस मेयर उसमें कोई नाम लेवा नहीं रहा, तो क्या ये मिथ तोड़ पाएंगे? मतलब जब से 95 से अब तक जैसे मेयर बना है, उसमें हमेशा विपक्ष का ही मेयर चुना गया है, तभी से ही। तो हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमें चुनने जा रही है, तो समाजवादी ही पार्टी के मेयर बनेंगे। इसलिए आपको विश्वास है क्योंकि विपक्ष का ही बनता रहा, इसलिए कि आप इस बार जीतने जा रहे हैं? उन्होंने वो दो चीजें रट रखी है कि हेलीकॉप्टर लैंड कर दिया और इतिहास की बात कर रहे तो हस्तिनापुर पे गलत बोल गए। मैं एक चीज बताता हूँ आपको कि सरदना विधानसभा भी समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीती थी, और वहाँ इनके हिंदू हिंदे सम्राट, जिसको संगीत समझो नफरती भाषा बोलते हैं, वो कहते थे 25 साल राज करूंगा मैं। ये अहंकार, ये घमंड, इस वजह से इन लोगों ने वो सीट खो दिया। वही अहंकार घमंड इस मेरठ पे इनको लेकर के है कि साहब ये कर दिया, वो कर दिया, मतलब सारी चीजें हवा में है। तो जो इन्होंने बोला है कि मिथक बनते तोड़ने, ये अपने हिसाब से उसको मोल्ड करते हैं चीजों को। रही बात इतिहास की, तो इतिहास भूगोल की तो जानकारी जो सबसे शीर्ष पद पे है उन्हीं को नहीं है। वो कहाँ गंगा बता दें, कहाँ तक्षशिला बता दें, क्या बता दें, उनको जानकारी, तो इसलिए उनको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेते लोग। अब मेन चीज ये है कि जो यहाँ प्रत्याशी हैं, उनके पति सरधना से संगीत सोम को हरा के आए हैं। पिछले 15 सालों की मेहनत है, एक एक जन, और चुनाव इतना आगे बढ़ चुका है इस समय कि ये लोग क्या कर रहे हैं, एक छोटा हाथी लिया, इनके मंत्री, इनके सांसद उस पे खड़े हैं, वहीं से दूर से लोगों से हाथ जोड़ लिया। अरे पैदल अगर जितने लोग यहाँ खड़े हैं, आप देखोगे, अगर जूते उतरवा करके, इतने मोटे मोटे छाले इन लोग पैरों में है। अखिलेश जी ने कितनी जनसभाएं की है, कितनी जगह गए हैं इस समय? देखिए, ये मैं जानता हूँ सवाल, जब कार्यकर्ता में कितनी, मैं कह रहा हूँ कितनी नहीं, मैं नेताओं की उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ। अखिलेश जी आज आ रहे हैं। दूसरा, एक एक कार्यकर्ता यहाँ अखिलेश जी है, एक एक कार्यकर्ता यहाँ जो प्रत्याशी है वो सीमा प्रधान है। जब कार्यकर्ता जमीन पे उतरता है तो सवाल होता है कि बड़े नेता कहाँ हैं। जब बड़े नेता होते हैं तो सवाल होता है कार्यकर्ता कहाँ हैं। कार्यकर्ता यहाँ लगातार लगे हुए हैं और बड़े नेता के दर्शन आज आपको होने वाले हैं। तो पूरा कोऑर्डिनेशन एकदम बढ़िया है। लेकिन सवाल मेरा ये है, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप यहाँ हैं, जिस जगह हम खड़े हैं, पोश एरिया, क्रांति धरा, लेकिन एक बार आप शहर में जरूर देखिएगा। हम पूरा शहर मैं शहर घूम के आया हूँ, शहर से निकला है, मैं अभी उनके पास सांसद बीजेपी के, राज्यसभा से लेकर के लोकसभा तक मेयर बीजेपी के रहे हैं। लेकिन आप सड़कें देखेंगे, कल प्रत्याशी का ई रिक्शा पलटने से बचा है, गाड़ी नहीं पहुंची वहां। इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं कि हम लोगों ने हाथ से रोका है। ये बताइए, बड़े बड़े गड्ढे जो है आपने भर दिए, बड़े बड़े गड्ढे में एक्सप्रेस वे बना दिया, मेरठ के गड्ढे क्यों नहीं भर पाए?
मेरठ के गड्ढे भरने के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार मेरठ में हम लोग 11 तारीख को बनाने। 2 इंजन काफी नहीं है, 2 इंजन जब इतनी महंगाई में 2 इंजन चलाओगे, तीसरा भी चलाओगे, निश्चित रूप से 3 इंजन, कुछ और नहीं बचने पाएगा। तीसरी 3 शहर के लिए हमें जो सरकार की आवश्यकता होती है, शहरी सरकार की आवश्यकता होती है। आपके ऊपर से लेकर नीचे सरकार, जहां से फंड होता है वहां आपकी सरकार, सबसे ऊपर आपकी सरकार। अब कितनी सरकारें चाहिए? इस समय जो समाजवादी पार्टी का अपने बाहुबली मेयर हमारे मेरठ में है, जो अपने आप को बाहुबली मेयर बताते हैं, आए हाथी पर थे, चल साइकिल पर रहे हैं। उन्होंने इस मेरठ शहर के विकास को रोका है। अरे वो तो चुनाव के बाद, आप तो चुनाव से पहले छीन लेते हैं। बेचारा जाता है सपा में जो है नॉमिनेशन कराता है और बाद में बीजेपी। हम लोग छीनते नहीं है, हमारे पास लोग आते हैं। परसों की बात देखें, अभी लोकदल से राम मेहर जी आए हैं, लोकदल के हमारे जिला अध्यक्ष आए हैं, लोकदल के जिला। ये बार बार वो मशीन का जिक्र आता है। ये इनके पास जितने दागी हैं, जिनपे 92 मुकदमे ब्रजभूषण जैसों पर, सबको लाओ, जितने दागी हैं सभी पार्टियों में, वो भाजपा की वॉशिंग मशीन में डालते हैं, फिर वो बिल्कुल संत महात्मा हो जाते हैं, उस पर कोई दाग नहीं होता। वो ऐसी मशीन केवल भाजपा के पास है, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सबको साफ करके निकालती है। आप लोगों के पास भी काफी सरकारें रही हैं, मतलब मुलायम सिंह जी भी मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे, आप वो वॉशिंग मशीन इजाद क्यों नहीं कर पाए? नहीं, वो तो यही, इन्हीं के पास वो टेक्नोलॉजी आई है, क्योंकि ये आविष्कार, पता नहीं ये गोमूत्र से क्या करने लग जाते हैं, ये गोबर से दवाइयां बनाने लग। उनके साथ केवल गलबहियां करते रह गए। किनके साथ? अपराधियों के साथ। नहीं, अपराधियों को हमने, बताओ, हर सरकार में अपराधी पर अंकुश लगाया है। आप बता दो, मुलायम सिंह यादव जी ने कितने। आपसे मेरा एक सवाल है, 2017 में जब हमारे मेयर इनके वे थे, तब मेयर हम ही ने कमेला हटाया, हमारी सरकार में ही कमेला हटाया मेयर। उसमें बाबा जी तो कह रहे हैं, बाबा जी कह रहे हैं कि हमने यहाँ से जितने बड़े बड़े जो टीले थे सबको हमने प्लेन करके बिल्कुल एक्सप्रेस वे बना दिया है। मैं आपसे एक सवाल, जैसे आपने अपराधियों का पूछा है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के टॉप 10 माफिया कौन है? आपको तो सूची पता होगी पत्रकारों में, तो सूची जारी क्यों नहीं करते? कर तो दिया उन्होंने। कहाँ कर दिया? हर इलाके की सूची जारी कर। कोई इलाके की सूची जारी नहीं है। वो इतने बड़े झूठे हैं। अभी उन्होंने संसद, इसमें विधानसभा में क्या बोला? उन्होंने बोला कि 86 में से 56 एसडीएम बना दिए यादव, और जब माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि टेबल कीजिए इसको, तो इधर उधर बगले झांकने लगे। मैं भी आपसे कहता हूं, मीडिया पैनलिस्ट भी हूं, मैं रिसर्च भी करता हूं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं, ये बिल्कुल झूठ है। और एक हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री जो ये बोल रहा है 56 यादव एसडीएम बना दिए, हम भी इनसे बोल रहे हैं कागज दे दीजिए, हम पूरा लेकर के। सब एक चीज ये बताइए, मैं मान लिया, मैं आपको, मैं प्रोफेसर साहब, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, बात बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, मान लिया। तो ये तो मानते हैं मैं, सुनिए पहले मेरी बात, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात सुनिए। आप लोग ये बात जनता को समझा क्यों नहीं पा रहे? कहाँ कमी रह जा रही है? क्यों आप बार बार चूक जा रहे हो? 14 के बाद से आप लगातार देखो, हर बार आप चूक जा रहे हो, मुद्दे यही उठाते हो लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। देखिए, मैं एक चीज बता दूं आपसे, जब कोई पेड़ बहुत ज्यादा जड़ जमा लेता है झूठ पे, तो उसको उखाड़ना नामुमकिन नहीं है, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है। जड़ें अभी 2022 के चुनाव में हिल चुकी थी। 85 सीटें ऐसी हैं जो, ऐसे आप सोचो ना, आप केवल प्रयोग करते रहते हो। 19 में आपने दूसरा प्रयोग किया, 22 में दूसरा प्रयोग किया, उससे पहले आपने जो दूसरा, 17 में आपने दूसरा प्रयोग किया। आप प्रयोगों के दौर पर एग्जीक्यूट क्यों नहीं? एक चीज बताइए, 2017 में जितनी सीटें थी, 2022 में 125 के आसपास गठबंधन की सीटें हैं। 85 सीटें ऐसी हैं जो हम 500 से लेकर 1000 के राल से कम से आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मात्र 10.5 लाख वोट अगर हमारे पास होता तो सरकार हमारी बन रही होती। तो इसका मतलब आप क्या सोचते हैं कि क्या पूर्ण बहुमत इनको दे दिया? नहीं, पूर्ण बहुमत नहीं है, ज्यादा बड़ा परसेंटेज इनके विरोध में है। और आने वाले समय में आप देखना, 2024 में और 2027 में ये उखड़ने वाले हैं। ये जहां बोलते थे कि 50, अमित शाह जी ने क्या बोला, 50 साल राज करेंगे, यहाँ के सरदना के पूर्व विधायक ने बोला 25 साल, वो तो चले गए। और ये 50 साल वाले भी जाते जाते अब कैसे इनको बहुत सारी चीजों की याद आने लगी। तो कोई मुद्दों, अगर आप लोग चूंकि पहली बार यहाँ पर कदम ताल कर रहे हैं, पहली बार कॉम्पिटिट कर रहे हैं, आपका मिशन और विजन क्या है? आम आदमी पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट मानना है, अरविंद केजरीवाल जहां जाते हैं वो मुद्दों के आधार पे जाते हैं। अरविंद केजरीवाल गारंटी लेके जाते हैं। दिल्ली में हम लोगों ने चुनाव लड़ा, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का मुद्दा दिया। पंजाब में गया, उसको हमने रिपीट किया। अब उत्तर प्रदेश में आए तो मुद्दा लेके आए कि हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ करेंगे। ये बुनियादी सवाल इस नगर निगम के चुनाव में। टूटी सड़कें इसमें मुद्दा है, स्ट्रीट लाइट मुद्दा है, हाउस टैक्स इसमें मुद्दा है, वाटर टैक्स इसमें मुद्दा है, सीवर लाइन जो खराब पड़ी है ये मुद्दा है, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं चलते वो मुद्दा है, चारों तरफ कूड़े के अंबार जो उन्होंने पहाड़ खड़े कर दिए, भ्रष्टाचार के,
ये तमाम मुद्दे हैं, ये मुद्दे मुझे लगता है इस बार जनता जनार्दन इन सारे मुद्दों को लेके आगे बढ़े। मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगी। सर एक चीज ये बताइए, एक्चुअल यहाँ इशूज पर कोई बात क्यों नहीं करता? क्योंकि मैं अभी मेरठ में घूमा, जहां से मैं आया जो है दिल्ली से निकल के, पूरे रास्ते मुझे मतलब बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं नजर आई। इन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में कोई क्यों नहीं जाता? देखिए, मैं सन 1979 के अंदर पहला पार्षद का चुनाव लड़ा था और उसके अंदर 49 कैंडिडेट मेरे सामने थे और इंडिपेंडेंट में लड़ा था। पार्टी हमारी कांग्रेस जो है वो चुनाव चिन्ह नहीं दिया करती थी। लेकिन आज की राजनीति का जब मैं आकलन करता हूँ तो ज़्यादातर नहीं, सभी दिलों ने मिलकर इतना विषैला वातावरण कर दिया कि आज जो हम वोट मांगते हैं लोकल बॉडीज़ के लिए, वो मांगते हैं धर्म पर, जाति पर। ये समझ में नहीं आ रहा कि इस मुल्क को ले जाना कहाँ चाहते हैं। बड़े टॉप के नेता कभी जैसे आपके प्रधानमंत्री हों या आपके मुख्यमंत्री हों, वो कभी चुनाव समीक्षा करने नहीं आया करते थे। लेकिन आज देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री लाइन पर लगकर वोट मांग रहे हैं। उनसे पूछिए कि आपने अपने रिकॉर्ड में जो प्रशासन, ये गलत है क्या? मुख्यमंत्री का वोट मांगना, प्रधानमंत्री का, ये सब जनता के प्रतिनिधि हैं। अगर जनता के बीच में जा रहे हैं तो गुरेज है क्या? मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि लोकल बॉडीज किसके अधीन आती है? यदि वो अच्छा राज चला रहे थे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, तो उन्हें भीख मांगने की आज जरूरत? फिर इसका मतलब जो सत्ताधारी दल है उसको चुनाव मैदान में कैंपेन करने का अधिकार नहीं? मैंने ऐसा नहीं कहा। नहीं, मतलब क्या है? अगर सरकार उनकी तो वो तो अपनी उपलब्धियां बता। मैं समझ गया आपकी बात को, लेकिन जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि आप बार बार उनको मूर्ख बनाना चाहेंगे। लोकल बॉडीज का चुनाव लोकल समस्याओं से जुड़ा होता है। आज क्या हालत है पूरे प्रदेश में? आज क्या हालत, मैं मेरठ नगर निगम को लेना चाहता हूँ। मेरठ, आप लोगों ने जनता को 50 साल मूर्ख बनाया, तब आपके लिए कोई नहीं। अब कोई अगर अगला नंबर आया तो आपको दिक्कत हो रही है। यही तो सवाल है कि 55 साल तक जो मुल्क धर्मनिरपेक्ष होकर लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करते हुए आगे बढ़ रहा था, अरे ये तो इतिहास को बदल रहे हैं। मैं कह रहा हूं इंदिरा गांधी ने तो भूगोल को बदल दिया था। आज सवाल सिर्फ इस बात का है कि बेरोजगारी की समस्या किस कदर है, आज महंगाई किस कदर है, सड़कों का विकास कहां है, एक्सप्रेसवे तो सभी लोगों ने बनाए हैं, IIMT, यूनिवर्सिटी, IIT, एम्स, ये सारी चीजें कांग्रेस की देन थी। आज जिन चीजों को ये लोग वोट कहकर मांग रहे हैं, मैंने अपने समय के अंदर, जबकि MP भी यहाँ पर बीजेपी का था, यहाँ पर सरकार भी कल्याण सिंह की थी मुख्यमंत्री, उस वक्त में जाकर मैंने 45 करोड़ का काम किया और मुझे गौरव मिला कि उत्तर प्रदेश के शासन ने मुझे सम्मानित करा राज्यपाल महोदय। बिल्कुल, आप बुनियादी मुद्दों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है चुनाव को लेकर के? यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है जाति, हिंदू मुसलमान। ये मुद्दा भाजपा और आपके सपा ने बना रखा है, जबकि मुद्दे और बहुत सारे हैं जो नगर निगम के मुद्दे हैं, वो होने चाहिए, पर वो नहीं है। सिर्फ यहाँ पर मुद्दा है हिंदू मुस्लिम का। तो पूरे आपको लगता है चुनाव, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कैंपेन की शुरुआत करते हैं तो कहते हैं अब यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा, तो क्या ये चुनाव को दंगा और चंगा के साथ जोड़ करके पोलराइज करने की कोशिश है? नहीं, ये तो है ही। और दूसरी बात जो भी आप पहले कह रहे थे, अभी मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे 5 तारीख को कि मुख्यमंत्री जी को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। पूरा सरकारी अमला ने उनके उसकी व्यवस्था करी, स्कूलों की छुट्टी रखी गई। क्यों? ये मेरा आपसे सवाल है कि अगर मुख्यमंत्री आए, यहाँ पर सारे स्कूलों की तो छुट्टी है ना, सारे स्कूल कॉलेज सबकी छुट्टी है, और पूरा अमला जो है पिछले 4-5 दिन वहाँ लगा रहा जब उनकी वो सभा हुई। अच्छा, सबसे बड़ी बात है भाई साहब, मुझे ये बताइए, चुनाव निकाय का है, नाली, सड़क, खड़ंजा, स्मार्ट सिटी, इन सब की बात की जाती है, लेकिन चुनाव को आप लोग दंगा और चंगा में ले जाते हैं। चुनाव की शुरुआत से पहले अतीक अशरफ ढेर हो जाते हैं, जब मिड टर्म में जो है वोटिंग हो रही होती है तब दुजाना ढेर हो जाते हैं। तो क्या ये सारे जो है इसी के जरिए चुनाव लड़ेंगे क्या आप लोग? निश्चित रूप से अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हमारी प्राथमिकता है। वोटिंग के पहले और मतलब कन्वेंसिंग से पहले ये कोई पहले ही नहीं होता है, ये सारे लोग जिसकी जहाँ लिखी हुई है, जिस समय लिखी हुई है वो तय है। आप लोग लिख देते हैं? हम लोग नहीं लिखते, वो अपना लिखवा कर आए हैं। जैसा उनका कर्म है वैसा उन्हें यहीं पर भोगना होगा, जैसा उनका कर्म है। ये लोग तो कह रहे हैं संविधान कानून सबको। कोई संविधान कानून नहीं है, इससे पूर्व में भी। जी देखिए हालात क्या है, कानून व्यवस्था, जैसे क्लास के, एक मिनट बेटा, जैसे क्लास के अंदर शैतान को आप मॉनिटर बना दीजिए, वो शांत हो जाता है। इस प्रदेश में दंगे इसलिए बंद है क्योंकि अब ये सत्ता में है। ये देखिए, आप कह रहे हो दंगाई सत्ता में है, और दंगे तो सबसे ज्यादा आपके समय में हुए। दंगे करवाने वाले ही हैं। जब दंगे करने वाले ये थे। चोरी करने वाला उसका मालिक बना दो। तो चोरी कैसा हो जाएगी फिर? जब चोरी मालिक बन गए तो फिर क्या बचा?
आप अभी देखिए कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा भाषण में बेंगलोर के अंदर कर्नाटक में, कि यदि कांग्रेस सत्ता में आ गई तो पूरे बेंगलोर में दंगा होगा, पूरे कर्नाटक में दंगा होगा। बात तो सही भी है ना, ये क्या साबित, बात तो सही भी है ना। ये किस आप लोगों की सरकार साबित है? में नहीं हुए क्या दंगे? नहीं दंगे हुए। हाँ, फिर दंगे कराने वाले कौन थे? अरे क्यों दंगे हुए? कराने वाला आप सरकार आपकी उनका थी, क्यों देखिए, नहीं रोक पाए? उनका सरकार आपकी थी, क्यों नहीं रोक उनके पाए? अनुसांगिक सब रोके दंगे। कहाँ रोके? मतलब कत्लेआम आप 1 महीने तक जलते रहने दीजिए। उत्तर प्रदेश में 3222 दंगे हुए पिछले 10 सालों के अंदर। किसकी सरकारों में हुए? बीजेपी की सरकार, बीजेपी सरकार में हुए। कितने? यूपी में बीजेपी की सरकार कितने दंगे हुए? बीजेपी की आप बताइए कितने दंगे हुए? देखिए जो जितना बड़ा दंगा है वो उतना बड़ा भाजपा ही। आप एक बात समझिए कि दंगे कराने वाले भारतीय जनता पार्टी के भी सरदना से विधायक हैं, उनका नाम था सुरेश राणा जी का नाम था, जिन्हें आपकी सरकार थी, आपने तो एक मुकदमे दर्ज नहीं, आजम खां का नाम क्यों नहीं था? किस पे मुकदमा? मुझे बताइए ना, आजम खां का नाम क्यों नहीं था उसमें? मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, कितने हिंदू? उन्हीं का नाम था और इन्होंने कहा था कि आजम साहब को हम दंगे में जेल भेजेंगे। क्या दंगे का मुकदमा दर्ज हुआ? इसका मतलब दंगे में शामिल थे क्या? भारतीय जनता पार्टी चीख चीख के बोलती थी कि आजम साहब ने दंगा कराया। क्या उनका नाम आया? नहीं आया, क्योंकि उन्होंने नहीं कराया। इन लोगों ने साफ तौर पे बता, उनके ऊपर क्या था? उनके ऊपर बकरी चोरी, किताब चोरी, यही तो मुकदमे हैं। अगर वो इन्वॉल्व होते तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले ही मुकदमा लगाती। तो ये साफ दिखाता है कि वो कहीं से कहीं तक समाजवादी पार्टी का कोई नेता उसमें इन्वॉल्व नहीं था। देखिए, एक कॉमन सेंस है छोटी सी, ये कोई भी अगर कोई पढ़ा भी नहीं है वो भी बता सकता है। आपको जिस चीज से नुकसान होता है आप वो काम करेंगे? अगर दंगा होता है सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? आप इतिहास उठाइए, लेके गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, उत्तर प्रदेश तक, किसी भी सरकार में अगर दंगा होता है तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी रिपीट होती है, सरकार में आती है। तो कौन करेगा? आपकी बदकिस्मती है ना, कैंप आप लगाते हो एक ही पक्ष के। नहीं, आप लोगों ने भी क्या, सुनिए, प्रूफ के साथ सरधना में प्रत्याशी उन्माद कराने के लिए कोशिशें करता रहा और हम लोगों से हाथ जोड़ते रहे कि अगर दंगा हो गया हम लोग चुनाव हार जाएंगे। तो क्या हम दंगा चाहेंगे? तो कौन चाहेगा दंगा? जो चुनाव जीतता है। ये कॉमन सत्ता हमेशा दंगे सत्ता को नुकसान, हमेशा दंगे से फायदा होता है, इसलिए बीजेपी सत्ता हमेशा दंगे के जो है दंगे से नुकसान होता है हमेशा सत्ता को। सत्ता जिसको भी जवाब नहीं, सत्ता को भारतीय जनता, देखिए सुनिए, नहीं, दोनों अलग अलग बात है भाई। सरकार इनकी थी, दंगा हुआ इनको। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो 80-20 करती है। भारतीय जनता पार्टी 80-20 करती है। आप भी तो 85-15 और 80-20 करने के आप भी तो 85-15 तो हम तो कह रहे हैं जातीय जनगणना करा लीजिए। अगर पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, बताते क्यों नहीं आप कितने हैं? उन्हें हक कैसे मिलेगा? भाई जितनी जिनकी हिस्सेदारी उतना तो आप देंगे ना, जिनकी भागीदारी है। आपने ओबीसी रिजर्वेशन पे सवाल उठाया, कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी बाद में जो है कि भैया ठीक है, तब भी आप लगा रहे थे कि आयोग की जो रिपोर्ट आई वो भी गलत है। कोर्ट ने कहा नहीं, ये बिल्कुल सही है, इस पे चुनाव कराइए। बार बार आप लोग ओबीसी के मुद्दे को लेकर के गुमराह करने की कोशिश क्यों करते? असल मुद्दों को लेकर के सड़क पे क्यों नहीं आते? देखिए, आप राम पर सवाल उठाते, आप शूद्र पॉलिटिक्स में जब 10% रिजर्वेशन दिया तो क्या किसी ओबीसी ने विरोध किया? नहीं, किसी ने नहीं किया। तो अगर ओबीसी अपना हक मांगता है तो उसमें फिर ओबीसी को हक नहीं है क्या? उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, आप 50%। जब मुझे यही नहीं पता आप कितने हक किस बात का है, आप 52% पता, आप 10 हो, आप 20 हो, आप 50 हो, तो आपकी हिस्सेदारी में कैसे दे सकता हूं? अच्छा, मुझे एक बताइए, एक सिंपल सा सवाल है, बिहार में अगर जातीय जनगणना हो रही है तो दिक्कत क्या है? अगर इसमें कोई राजनीति नहीं है, अगर हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ लोग इकट्ठा हैं, आप गिन लीजिए कितने हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, तो उसमें बुराई किसी को नहीं। मुझे एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा? अगर मेरी बात समझिए, आपके पास मौका था, मेरी बात समझिए, आपके पास मौका था, जब आपके पास मौका था, बिहार अपने स्टेट में करा रहा है जनगणना ना, आपने क्यों नहीं कराई जाती जनगणना? आपकी सरकार थी ना। मैं हमेशा ये जानता हूँ बिहार ने अपनी कराई, आपने क्यों नहीं? यही सवाल उठता है, ये पूरा बीजेपी का फेवरेट सवाल है। जब फेवरेट सवाल है, सड़क नहीं बनाई आपने, यार आपके आज आपको जो है, हमारी सरकार थी, हमारी सरकार थी, उसमें कमी थी, हम नहीं बनाए, जनता ने हटा दिया, हम चले। वो कह रहे हैं हमें, वो दूसरे आ गए, वो कह रहे हैं हमें जरूरत, अब वो दूसरे आ गए, वो कह रहे हैं हमें जरूरत। अगर दूसरे को हम आपको पैटर्न पे आप बताइए ना, वो कह रहे हैं हमें बनेगी। देखिए हमारी आप लोग स्टूडेंट हो ना, मुझे एक चीज ये बताओ, तो लगता है ये गलत है इस तरीके से? गलत तो है ही, दुबे, हाँ, विकास दुबे, अभ्यास रफवाड़ा हुआ, दोनों काम ही गलत हुए, दोनों के नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहता। अच्छा आप बताओ किस लिए है? या कचहरी या किस लिए? ऐसा बंद कर दो, फिर तो ये कह रहे कचहरी बंद कर दो। कचहरियां कभी बंद नहीं हुआ करती, जैसा अभी हमारे कांग्रेसी नेता बता रहे थे। तो मेरा तो सीधा सीधा ये कहना है कि अगर अतीक अहमद की मृत्यु हुई तो आतंकियों ने करी,
और उसको तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। ये दो बदमाश मारकर, दो बदमाश क्रिमिनल मारकर, माफिया मारकर, उनको कोई अच्छा आदमी नहीं बता रहा। 3 बदमाश पैदा करे, वो तीनों बदमाश कौन है, किसकी कॉन्स्पिरेसी है? वो सारे कह रहे हैं विरोधियों के प्रायोजित नहीं, अतीक को जो है ना, प्रायोजित एजेंडा है। अतीक को जो है कानून से उच्चतम जो है दंड मिला हुआ था जिस टाइम जो है उसको जो है मारा है। और जो आपके योगी जी ने कहा ना वहाँ पर, उस पे भी जो है सवाल उठने चाहिए। मिट्टी में मिला कि मिट्टी में मिला दूंगा। नहीं, आपको लगता है अपराधियों को मिट्टी में नहीं मिलना है जी, अपराधियों को कानून जज को नहीं मिले, लेकिन क्या कोई सभ्य मुख्यमंत्री लोकतंत्र में ऐसा भाषण विधानसभा में दे सकता है? क्यों अपराधियों को मिट्टी में मिला दूंगा एक बार? बिल्कुल सही है, बयान गलत लेकिन किया। कहाँ कानून के अधीन पुलिस? उन्होंने कब कहा कि मैं जाकर, एक मिनट मुझे बताइए, क्या उन्होंने ये कहा कि मैं जाके उनको मार दूंगा? उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा माफिया और अपराधियों को नहीं, उनका बिल्कुल खुला उद्देश्य और एक साफ उद्देश्य है कि वो अकलियत पर, माइनॉरिटी पर विध्वंस चाहते हैं। मोदी कुछ भी कहे, सबका साथ सबका विकास, लेकिन मतलब आप विनाश कर रहे हैं। आप जिस अकलियत की बात कर रहे हैं, अगर विकास दुबे मारा जाता, अगर दुजाना मारा जाता, वो किस अकलियत की बात? किसने कहा पुलिस अभिरक्षा में मारा गया विकास दुबे? उस पर सवाल नहीं उठाएंगे आप? नहीं, आपको मुझे बताइए, 9 पुलिस, अगर 9 पुलिस वालों को एक आदमी मौत के घाट दिन अपराधी था, हम मान रहे हैं उसका कत्ल होना चाहिए था, लेकिन कानून के तहत कि उसको फांसी होती, सजा होती। आज आप मुझे ये भी है, देखिए कानून की मैं बता दूं, कानून की जानकारी अगर हमारे सीनियर हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, अगर FIR दर्ज हो जाती है तो उसे जेल में जाना होता है। बिल्कुल। ब्रजभूषण सिंह कहाँ हैं आप जानते हैं? क्या 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 जो नियम कायदे कानून इनके बनाए हुए हैं वो विपक्ष के लिए हैं, आम जनता के लिए, लेकिन इनके सांसदों के लिए नहीं है। भाई, मैं सबसे बड़ी बात ये, मैं बहुत देर से उस पे, इस पूरे मेरठ में निकाय चुनाव हो रहा है, मेरठ को लेकर विजन क्या है ये अभी तक किसी ने कोई बात नहीं। विजन की देखिए, जो सवाल आप पूछेंगे उसी का जवाब मिलेगा। विजन का सवाल आएगा तो विजन भी हाँ, हमारे यहाँ जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनके पति सरधना से MLA हैं, और इतिहास में मैं बता दूं 1951 से जब से चुनाव शुरू हुए हैं, पहली बार समाजवादी पार्टी ने वो सीट जीती है। तो इसका मतलब निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कमाल तो किया है। और ऐसे दौर में जब भारतीय जनता पार्टी पूरा हिंदू मुस्लिम पे उतर के आती है, और वो नफरती भाषा बोलने वाले विधायक वहां थे पहले, अब विजन बिल्कुल साफ है। जिस तरीके से उस विधानसभा में काम चल रहे हैं, आप जाकर के देखें कभी मौका मिले, हर गांव में, मेरा गांव खुद उस विधानसभा में है, 4 सड़कों पे काम चल रहा। उसी तरीके से बिल्कुल जैसे हम लोग लगातार यहाँ घूम रहे हैं, तो सबसे पहले जिस क्षेत्र में भी जा रहे हैं वहाँ यही प्रॉमिस है कि सबसे पहले सड़कें बनेंगी, सड़कें बनेंगी, सीवरेज का काम होगा, ये जितना लाइटिंग का सिस्टम है वो सारा सुधरेगा, और जितने पार्क हैं उनका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए तो उन्होंने कहा कि मैं उसी आप ही कंप्लीट कर रहा हूं ना, लेट मी कंप्लीट इट। हम ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आए थे, हमने इनसे पहले एक मांग रखी थी, जो सब लोग थे दूसरे लड़ रहे थे, जनता से भी हमने कहा कि मुख्यमंत्री जी हैं और डबल इंजन की सरकार है, तो जाकर के प्रधानमंत्री जी, मुझे लगता है शायद 10 तारीख में आने की बोल रहे थे, आए नहीं है। 1000 करोड़ रुपए दे जाते मेरठ को, 1000 करोड़ रुपए की घोषणा कर जाते, और ये कहते आचार संहिता लगी हुई है कि चलो चुनाव के बाद या चुनाव से पहले या जो कार्य चल रहे हैं अपने। मुख्यमंत्री ने कहा इसकी पहचान सोतीगंज के रूप में थी, अब ये स्मार्ट सिटी के तौर पर। देखिए, आज मैं एक चीज बता दूं आपको, मैं एक चीज बता दूं आपको कि ये वो काम करते हैं, एक कहावत है हमारे यहाँ, हल्दी लगे ना फुटकी और रंग चोखा हो जाए। आप एक बार बताओ कि आपने सोतीगंज का नाम दे दिया, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। क्यों? इसलिए नहीं करना चाहता कि प्रधानमंत्री जी हैं, जो बोलना चाहते हैं वो स्वतंत्र है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो गड्ढे हैं सड़कों में, इस पे भी तो बात कीजिए। जो लोग नौकरी मांग रहे हैं उन पे भी तो बात कीजिए। जो लोग यहाँ बेरोजगार घूम रहे हैं उन पे भी तो बात कीजिए। जो यहाँ जितना भी सोतीगंज पर बात क्यों नहीं करे, याकूब कुरैशी पे बात क्यों नहीं करे, बदन सिंह बद्दो पर बात क्यों नहीं करे, क्यों नहीं करनी चाहिए? क्या बात नहीं की? नहीं, क्यों बात नहीं करनी चाहिए? हमने क्या बात नहीं की? मैं ये कह रहा हूँ, इस पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं, आप बात कीजिए। हम लोग क्या सोतीगंज यहाँ का दाग नहीं था मेरठ का? मुझे बताइए। ये जितने भारतीय जनता पार्टी वाले घूम रहे हैं, इनकी अगर गाड़ी और ये चेक करेंगे आप, तो शायद सामान खरीदा वहीं का। सोतीगंज जिस तरह से बदनाम कर दिया गया, जिस तरीके से, आप देखिए कि सरकार किसकी चल रही है 6-7 साल से। हाँ ठीक है, तो खत्म तो कर। पहले भी भारतीय जनता पार्टी खत्म तो कर रही है ना। आपको भी मालूम है ना, आपको भी मालूम है ना कि वेस्टर्न यूपी कहीं भी गाड़ी से पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के सवाल पूछ लीजिए, क्या होता था उसमें?
आप कैमरे पर क्यों खत्म कर दिया आपने? क्या होता था वहाँ? क्या चीज खत्म कर दी? सोतीगंज में क्या होता था? मुख्यमंत्री क्यों कह रहे हैं कि सोतीगंज के रूप में मेरठ की पहचान थी, आज स्मार्ट सिटी के रूप में? व्यापारी क्या काम करते थे? देखिए मैं बताऊंगा सोतीगंज में क्या काम होता था। अभी तक बहुत शांति के साथ अपने बात को रख रहा था, अब शांति को हटके पहले इसको पत्रकार साहब चलाइएगा, इसको क्या काम सोतीगंज में क्या हो? मैं इस चीज का जवाब 2 पदों के नाते दूंगा, भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते और मेरठ के व्यापारियों का प्रतिनिधि होने के नाते आप लोगों को बताना चाहता हूं। एक दिन मैं दुकान पर बैठा हुआ था, मेरे एक मित्र मनमोहन सिंह सोहता जी का मुझे फोन आता है कि दलजीत भाई मेरा स्कूटर एक्टिवा चोरी हो गया। मैंने कहा कौन से रंग का? बोले ब्राउन कलर का। सुनते रहना अगर हिम्मत है सुनने की आपके अंदर। पहले सुनिए, मैं आपके बीच में मैं आपके बीच में बोलता नहीं हूँ, मैं आपके बीच में बोलता नहीं हूँ। आप सुनिए, आप मेरी सुनिए, आप मेरठ सुनिए, आप मेरी सुनिए, पहले पूरी सुनिए, पहले पूरी सुनिए। आपके अंदर सुनने की ताकत नहीं है, आपके अंदर सुनने। निश्चित रूप से चोरी का चोर नहीं। देखिए व्यापारियों की वोट लिया और व्यापारियों वो व्यापार पहले सुनिए, पहले मेरी सुनिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सोतीगंज बंद होने के बाद स्कूटर चोरी होने और जो है गाड़ी चोरी होनी बंद होगी क्या? ये बताओ। सोतीगंज, एक मिनट। हाँ देखिए सोतीगंज की स्थिति जहाँ तक बताऊं, जब भारतीय जनता पार्टी 5 साल सत्ता में पहले आई 2017 में, उसके बाद शासन इनका 3 साल रहा। व्यापारियों की वोट लेकर के इन्होंने कहा कि सोतीगंज में स्कूटर चोरी, मतलब सोतीगंज और सोतीगंज मेरठ का हिस्सा, मतलब मेरठ के पूरे व्यापारी जो इनके भर भर के वोट दे। ये आप मुझे बताओ, ये कह रहे हैं कि आप व्यापारियों पे सीधा आक्षेप कर रहे हैं। इस चीज से मेरठ का विकास संभव नहीं है। शेम करने से कभी मेरठ का विकास नहीं होगा। अगर सोतीगंज उत्तर प्रदेश में कहीं और भी होगा कोई बात नहीं, जब ये शांत हो जाएंगे उसके बाद डिबेट करेंगे। जब ये शांत होंगे उसके बाद बोल। स्मार्ट सिटी कल्पना है। देखिए प्रधानमंत्री ने हर जगह झूठ बोला। जो चुनाव है, भय मुक्त वातावरण, गड्ढा मुक्त सड़क, हर घर में पानी और सड़कों से पानी की समाप्ति, अर्थात बिल्कुल। देखिए ये है मेरठ, ये मेरठ की आवाम है और मेरठ के नेता हैं, मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, इस बार किसका इतिहास बदलेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सब अपने अपने अतीत को बदलने के लिए लड़ रहे हैं। तो मेरठ यानी क्रांति की धरा से आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी और शहर में। नमस्कार।